कोई बात नहीं सर बेटा, नहीं कर पाए। कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ के साथ हैबिट डालो बेटा, साथ के साथ काम निपटेगा तो ज्यादा अच्छा है। और ये तो कल ही मिला होगा ना आपको, कल दोपहर को? यस सर। चलो कर लेना, मैं अभी एक बार इसको लेफ्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ओके सर। हाँ बेटा, वेयर वर वी? एक्चुअली वी वर ऑन द डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, है ना? डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट कर रहे थे ना हम लोग, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। तो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट हमने कर लिया था। अब हमने क्या करना है, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को आगे बोहर थ्योरी से अटैच करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसी का है, पॉइंट यही आएगा बेटा, रिलेशन बिटवीन डी। सर लेफ्ट साइड नहीं दिख रहा है स्क्रीन। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा पॉसिबल? एक साइड दिख रहा, दूसरा कैसे नहीं दिख रहा? सभी के साथ प्रॉब्लम आ रहा है क्या बेटा? ये चेक करो, अपना स्क्रीन चेक करो, ऐसा सर हो नहीं सकता ना। सर दिख रहा है। हाँ वो आपका स्क्रीन देखो बेटा उसमें, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हाफ में दिखेगा हाफ में नहीं, या तो सारा ही नहीं दिखेगा। चेक करो उसको आप, नेट अपना इंस्ट्रूमेंट। यस सर अब दिखा। रिलेशन बिटवीन, आज जो हम करने जा रहे हैं बेटा, रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट एंड बोहर थ्योरी। यू नो कि इलेक्ट्रॉन के बारे में बोहर ने पहले बताया और इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना, लेकिन बाद में डी ब्रोगली आया, उसने बोला कि पार्टिकल तो होता ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल अगर मूव करेंगे तो उसके साथ वेव भी एसोसिएटेड रहती है। तो जनरली हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें 2 या 3 टाइप के प्रॉब्लम आएंगे। फर्स्ट पॉइंट आप ये दे सकते हो कि जो वेव्स होती हैं वो टोटल वेव्स का लेंथ किसी भी ऑर्बिट की सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा। तो बोहर के अकॉर्डिंग कोई भी जो ऑर्बिट है सर्कुलर है, सपोज ये ऑर्बिट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तो उसने बोहर के अकॉर्डिंग ये जो यहां होगी वेव जो होगा यही बनेगी, ऑर्बिट के साथ साथ वेव बनेगी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो सरकमफ्रेंस है ऑर्बिट का, सरकमफ्रेंस सरकमफ्रेंस ऑफ बोहर ऑर्बिट इज इक्वल टू एन लैम्डा। लैम्डा मतलब वेवलेंथ, ऐसी कितनी वेव बनेगी, और एन मतलब ऑर्बिट नंबर। सरकमफ्रेंस क्या होता है, तो हम इसको 2 पाई आर बोल सकते हैं, 2 पाई आर। तो सरकमफ्रेंस मतलब आप कह सकते हो 2 पाई आर एन लेमडा, या एन लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई आर, अगर सिंपली पूछा जाए तो। अब बट इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट करनी है, ये थोड़ा डिफिकल्ट केस है, थोड़ा डिफिकल्ट केस है। हो सकता है कि पहले आपने 11th 12th में इसको टच नहीं किया हो, तो अभी हम करने जा रहे हैं। तो यहां तक तो किया है। अगर आपसे सीधा रिलेशन पूछेगा बेटा, तब आप बोलोगे सरकमफ्रेंस ऑफ बोहर ऑर्बिट, कोई भी ऑर्बिट है उसकी सरकमफ्रेंस एन लेमडा, जितनी वेव लेंथ है उसका एन मतलब ऑर्बिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रॉब्लम्स कैसे आएंगी देखो। नंबर 2, सबसे पहला प्रॉब्लम आएगा कि वो बोलेगा कि भाई ये वाला ऑर्बिट है, सपोज इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कोई भी ऑर्बिट दे दिया, एक्स वाई जेड ऑर्बिट दे दिया, उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो कितनी वेव्स बनेगी। तो पहला पॉइंट आएगा बेटा नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स तो इज इक्वल टू कर देना ऑर्बिट नंबर। आपसे कभी भी पूछे कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो कितनी वेव बनाएगा, नंबर ऑफ वेव्स आप कह देना इक्वल टू ऑर्बिट नंबर। जो ऑर्बिट नंबर होगा उतना ही जो होगा वेव्स बनेगी। सपोज एज एग्जांपल, जैसे मैं बोलूं कि ऑर्बिट नंबर, सपोज ऑर्बिट नंबर मतलब एन, सपोज एन से नोट कर देते हैं, एन इज इक्वल टू 3 है, ऑर्बिट नंबर 3 है, तो वेव्स कितनी बताओगे बेटा कि वेव्स कितनी बनेगी उसके अंदर, नंबर ऑफ वेव्स जो ऑर्बिट नंबर वही वेव्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 3 कंपटीशन में सर। सोल्व करना है, वेरी सिंपल, बस 3 आंसर दे दोगे 3। अगर उसको दिखाना है कैसे, सपोज ये ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में 3 वेव एक जैसी वेवलेंथ की बनेगी, तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो ऑर्बिट को। सपोज ये फर्स्ट वेव बनी, फिर सेकंड वेव बनी, फिर थर्ड वेव बनी। एक्चुअली जो फर्स्ट वेव बनेगी वो फर्स्ट ऑर्बिट की सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी। सपोज वो लेमडा है, तो जो लेमडा फर्स्ट टाइम बना दूसरा भी लेमडा ही बनेगा, तीसरा ही लेमडा बनेगा। तीनों वेवलेंथ इक्वल साइड की होंगी, लेकिन बनेगी कितनी वेव्स, 3 वेव्स बन जाएंगी। तो आप बोलोगे 3 वेव्स। नंबर ऑफ वेव्स वेरी सिंपल फॉर कंपटीशन, नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू ऑर्बिट नंबर। सपोज एज एग्जांपल, इफ आई गिव
this structure. This structure is given to you and he want to ask what is the orbit number. Sir, 4, because 4 waves. वेरी गुड बेटा. व्हाट इज द ऑर्बिट नंबर? बहुत सिंपल. जितनी वेव्स दिखाई दे रही हैं देखो 1 2 3 4, तो आप बोलोगे ऑर्बिट नंबर 4. जो आपका ऑर्बिट नंबर होता है उतनी वेव्स होती हैं. दूसरे टाइप का प्रॉब्लम आएगा, वो आपसे पूछेगा कि वेव टोटल जो वेव है, जितनी वेव बन रही है उनकी टोटल वेव लेंथ कितनी है. एक वेव की नहीं, टोटल वेव लेंथ. तो टोटल वेव लेंथ कैसे निकालेंगे? थर्ड पॉइंट. सपोज थर्ड पॉइंट आपको टोटल वेवलेंथ निकालनी है. वेवलेंथ ये टोटल होगी. टोटल वेवलेंथ इज इक्वल टू आप बोल दोगे, सपोज टोटल वेवलेंथ ले लिया लेमडा एन. एन ऑर्बिट में टोटल वेवलेंथ निकालना है, तो आपने क्या करना है, एन फर्स्ट ऑर्बिट की सरकमफ्रेंस लेनी है, एन लेमडा 1. लेमडा एन इज इक्वल टू एन लेमडा 1. लेमडा ये टोटल वेवलेंथ होगी. लेमडा 1 क्या है? वेवलेंथ ऑफ एसोसिएटेड विद, सीधा करो, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट. सर, इस फॉर्मूले में n ऑर्बिट नंबर है. एन ऑर्बिट नंबर बेटा, जैसे अभी बताऊंगा, एग्जांपल दूंगा मैं आपको, ऑर्बिट नंबर. बट आपको ऐसे सोल्व नहीं, अभी यहीं नहीं रुकना, आगे भी चल सकता है वो. तो टोटल लेमडा एन इज इक्वल टू एन इंटू लेमडा 1. एन मतलब ऑर्बिट नंबर, एल लेमडा 1 मतलब जो फर्स्ट ऑर्बिट था उसका सरकमफ्रेंस कितना था. तो लेमडा एन इज इक्वल टू टोटल सोल्व करोगे तो बेटा क्या आएगा? देखो, लेमडा एन इज इक्वल टू एन, लेमडा 1 को लिखोगे 2 पाई r1. फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस 2 पाई r होता है, रेडियस ये सरकमफ्रेंस. तो 2 पाई r, हमें तो फर्स्ट का देना है ना, तो 2 पाई r1 आ जाएगा. और आगे सोल्व करोगे, इतना देता है तब भी ठीक है, ऐसे सोल्व कर लेना है. मान लो और डिटेल देता है, क्योंकि हमें तो बोहर ऑर्बिट से रिलेट करना है ना, और बोहर ऑर्बिट में रेडियस निकाला था हमने, बिकॉज r इज इक्वल टू क्या था, जो हमारे पास r1 था वो 0.529, n की वैल्यू तो 1 ही आ जाएगी, n स्क्वायर अपॉन z था. तो आप तो इतना लोगे, जिसके लिए भी फर्स्ट ऑर्बिट है तो वो n का स्क्वायर है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये वैल्यू. तो आप कितना लिख दोगे? लेमडा n इज इक्वल टू 2 पाई n, तो आगे आ गया 2 पाई n, और r1 की जगह ये वैल्यू रखोगे 2 पाई n 0.529 अपॉन z. ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको कांस्टेंट भी लिख सकते हो आप, जो है r नोट भी लिख सकते हो. कांस्टेंट जो भी लेना है, बोहर ऑर्बिट के रेडियस में करना है तो उसमें आप कर सकते हो. तो ओवरऑल आपको ये वैल्यू ध्यान रखना है. ये z है, z का मतलब एटॉमिक नंबर. हाइड्रोजन होगा तो 1 लेके सोल्व कर देंगे, एटॉमिक नंबर. तो कैसे प्रॉब्लम पूछेगा? देखो आपसे इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा बेटा. देखो ऐसे पूछेगा, कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट. इसी का ही ले लो, जैसे फोर्थ ऑर्बिट ऑफ He पॉजिटिव आयन. सपोज ये प्रॉब्लम दे दिया आपको. देखो हमें क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम. तो वैसे हमने देखो ड्राइंग जो किया था वो तो इस टाइप से किया था, ड्राइंग के हिसाब से सोचें. तो जो भी हमारा हीलियम एटम होगा, हीलियम एटम का कोई भी जो ऑर्बिट होगा फोर्थ ऑर्बिट होगा, और फोर्थ ऑर्बिट में 4 वेव बनेगी, एक एक जैसी लेंथ की 4 बनेगी. तो टोटल तो लेमडा हमें करना है 4, तो लेमडा 4 फार्मूला देखो पहला, लेमडा 4 इज इक्वल टू एन लेमडा 1, तो 4 लेमडा 1. ऐसे पूछना चाहता है तो ऐसे दे देंगे. अब लेमडा 1 को भी सोल्व करेंगे तो 2 पाई r1, तो ये आंसर हो गया. लेमडा 4 इज इक्वल टू 4 लेमडा 1 की जगह 2 पाई r1. r1 को भी सोल्व करना है तो ये फार्मूला भी यूज कर लेंगे हम,
तो देखो कितना आ जाएगा हमारे पास, लेमडा 4 इज इक्वल टू 4 टू जा 8, 8 पाई R1 की वैल्यू ये आ गया 0.529 एन स्क्वायर, एन फर्स्ट ऑर्बिट है, जेड की वैल्यू हीलियम के लिए 2। तो सोल्व कर लिया, टोटल हमारा लेमडा 4 इज इक्वल टू 4 पाई, अगर इसको हम एक कांस्टेंट ए नोट ले लें, ए नोट मतलब रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, सपोज ऐसे गिवन है आपको, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम सपोज ए नोट है, तो 0.529 कांस्टेंट वैल्यू है, ए नोट भी कर सकते हो। तो ये देखो 2 से 2 4 कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा 4 पाई ए नोट, ये आंसर दे दो। तो आप डायरेक्ट ये लर्न कर लो, आप लेमडा एन इज इक्वल टू एन 2 पाई R1, R1 रखना हो तो रख देना, आगे पूछ रहा हो तो एग्जामिनर पूछ रहा हो तो रख देंगे, नहीं तो अदरवाइज वी कैन डू अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, लेमडा एन इज इक्वल टू एन 2 पाई R1। तो आपके पास देखो दो फार्मूले हैं, जो लास्ट वाला टॉपिक था उसको मैंने 2 पॉइंट आगे इंक्रीज कर दिया है कि एक तो हाउ मेनी वेव्स, ये तो बहुत सिंपल हो गया, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो ऑर्बिट नंबर होगा उतनी वेव्स आएंगी, और दूसरा कैलकुलेशन पूछ ले, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ दैट वेव्स, तो टोटल जो है ये फार्मूला याद रखना, लेमडा एन इज इक्वल टू एन इंटू लेमडा वन हमेशा सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट 2 पाई R1। तो क्या फार्मूला करोगे, आपके लिए बेटर रहेगा ये याद करो, लेमडा एन 2 पाई एन 0.529 अपॉन जेड, जेड हमें एसपीसीज देख के पता लग जाएगा, 2 पाई एन तो आएगा ही आएगा, एन ऑर्बिट नंबर होगा, तो आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। अब वर्बली बोलो, वर्बली ए नोट लेके चलना, ये वाली वैल्यू सपोज ए नोट लेके चलना, सपोज मैं आपसे पूछता हूं, यही क्वेश्चन दे देता हूं मैं, कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या आंसर आएगा बेटा, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, 3 पाई ए नॉट। थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 2 पाई एन है ना, ये 2 पाई एन है, हाँ तो 3 ये आ जाएगा, 2 ये 6 हो जाएगा, 2 पाई 3, तो 6 पाई ए नॉट, 6 पाई ए नॉट, इस टाइप से। क्लियर है बेटा ये वाला पॉइंट। तो देखो अभी तक क्या हुआ कि अभी तक पहले बोहर ये एज्यूम कर रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एज ए पार्टिकल नेचर है, बट इसने जो आपका डी ब्रोगली ने एक कंसेप्ट और कर दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर तो है, लेकिन जब वो मूव करता है ना तो वो वेव नेचर भी शो करता है, इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल वेव नेचर शो कर सकता है। तो उससे बोहर में कंट्राडिक्शन ये आया कि बोहर ने एक एग्जैक्ट पोजीशन बताई थी कि इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है, तो बट वो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो ठीक है, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होंगे तो हम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, हम सिर्फ ये प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ ज्यादा टाइम के लिए किस जगह पे मिल सकता है, और इस बात को जो एक्सप्लेन किया है साइंटिस्ट ने उसका नाम है हाइजेनबर्ग, इसलिए उसको बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी मतलब हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन सर्टन नहीं बता सकते। रिपीट कर दीजिए, आपने सुनाई नहीं दिया था। मैं ये बोल रहा हूं कि जो आपका बोहर ऑर्बिट है, बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन जो डी ब्रोगली है वो कहता है नहीं, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है, बहुत छोटा पार्टिकल है, तो अनसर्टेनिटी रहती है कुछ ना कुछ पोजीशन में। इसलिए नेक्स्ट जो हम प्रिंसिपल करने जा रहे हैं वो इसी पर रिलेटेड है कि आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन कभी भी नहीं बता पाओगे, इलेक्ट्रॉन का सिर्फ आप क्या बता पाओगे, एक प्रोबेबिलिटी बता पाओगे कि इलेक्ट्रॉन कहां ज्यादा स्पेस तक रहता है, एंड दैट इज नोन एज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसी को आप बोलते हो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। ये जो वर्ड देख रहे हो ना अनसर्टेनिटी, या अनसर्टेनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहने का मतलब वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते आप, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल की। अभी एक्सप्लेन भी करेंगे कैसे, लेकिन उसका स्टेटमेंट देखते हैं पहले, उसने क्या बोला था। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग उसने बोला था इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल क्या, टू डिटरमाइन, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट, दो बातें बोली उसने, एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम, पोजीशन को सपोज एक्स से लिख लेते हैं, एंड मोमेंटम, पी से लिखते हैं मोमेंटम को, साइमुलटेनियसली
फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मतलब छोटे पार्टिकल। इसने क्या बोला? इट इज इम्पॉसिबल, कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम डिटरमाइन कर लें। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम साइमुलटेनियसली। एक साथ दोनों चीजें आप नहीं बता सकते। किसके लिए स्पेशली कहता है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। और उसने अपना क्या, उसने भी प्लैंक थ्योरी का यूज किया, फिर इस बात को मैथमेटिकली लिखा उसने। कहता है इसको मैथमेटिकली आप ऐसे देख सकते हो। हाउ कैन वी सी मैथमेटिकली? तो उसने बोला मैथमेटिकल रिलेशन ये है कि अगर आप एक चीज डिटरमाइन करोगे एग्जैक्ट, तो दूसरी चीज में कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है। अब ये इलेक्ट्रॉन इतना छोटा पार्टिकल है, ये तो बहुत बड़ी चीज रख दी मैंने यहाँ। तो होता क्या है कि जैसे ही कहता है आप उसको देखना चाहोगे तो उस पर लाइट डालोगे, और लाइट की जो वेवलेंथ जाएगी उस पर, तो जिस साइज का पार्टिकल होता है उसी साइज की वेवलेंथ डालनी होती है। तो बहुत छोटा पार्टिकल है तो लेमडा बहुत छोटा होगा, स्मॉल होगा। अब लेमडा स्मॉल होगा तो एनर्जी देखो क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू होता है एच सी बाई लेमडा। तो ये स्मॉल है तो ये बहुत लार्ज हो जाएगा। लार्ज हो जाएगा जैसे ही इतनी ज्यादा एनर्जी वाली अगर लाइट इस पर डालोगे तो ये अपनी जगह से हिल जाएगा। तो आप इसकी पोजीशन देखना चाहोगे तो मोमेंटम ठीक तरह से पता नहीं लगेगा, और मोमेंटम देखना चाहोगे तो पोजीशन ठीक तरीके से नहीं पता चलेगी। लेकिन जैसे बड़े पार्टिकल है, सपोज बड़ा पार्टिकल जैसे कार जा रही है, सपोज कार मूव कर रही है, तो आप बता सकते हो कार भाई यहाँ दिल्ली से चली है, अब इतनी देर में यहाँ पहुंच जाएगी। आप एग्जैक्ट उसकी पोजीशन भी बता सकते हो, मोमेंटम भी बता सकते हो, क्योंकि उससे रिलेटेड जो लेमडा होगा वो काफी बड़ा होगा। लेमडा बड़ा होगा तो एनर्जी जो होगी बहुत कम चाहिए, तो एनर्जी इतनी कम होगी कि हम उस पर जैसे लाइट डालेंगे, विजिबल लाइट सपोज गिरी हमें दिख रहा है, तो विजिबल लाइट उसकी पोजीशन को अफेक्ट नहीं कर सकती। दैट्स व्हाई कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम साइमुलटेनियसली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। उसने मैथमेटिकल क्या रिलेशन दिया? उसने बोला कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी इतना या इससे ज्यादा कितने से, एच अपॉन 4 पाई। मैथमेटिकली एक वैल्यू है, इतनी अनसर्टेनिटी तो आएगी आएगी। छोटा सा रिलेशन है, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा आपके लिए। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल और ग्रेटर देन, आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इक्वल लेके करेंगे, इतना तो लेंगे मिनिमम, इतनी अनसर्टेनिटी तो रहेगी। ये क्या है? डेल्टा एक्स डेल्टा पी। डेल्टा एक्स का मतलब है अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। और डेल्टा पी क्या है बेटा? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन एनी स्पीसीज, मान लो इसमें एनी थिंग्स पोजीशन में या आप मोमेंटम में, तो ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है। दिस रिलेशन इज मैथमेटिकल रिलेशन। तो जब भी आपको जैसे मैथमेटिक्स में निकालते हो वैसे ही सोल्व करना बेटा। जो चीज आपको निकालनी हो वो इधर रख लेना, जो चीजें आप जानते हो वो सारी दूसरी साइड ले जाना। जो निकालनी है वो आपको लेफ्ट साइड, बाकी सारी चीजें तो मैथमेटिकली अपने आप ये रिलेशन आ जाएगा। जैसे कैसे, कुछ मैं एग्जांपल शेयर करता हूं आपके साथ। अच्छा, अगर मैथमेटिकली नहीं थियोरेटिकली भी सोचोगे ना तब भी आंसर मिल जाएगा, लेकिन आपका यू आर सपोज टू सोल्व मैथमेटिकली। उससे क्या है कि आपको बेनिफिट रहेगा। कैसे? सपोज मैं कह दूं आपको, जैसे प्रॉब्लम दूं, इफ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम फॉर ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल is 0. If uncertainty in momentum for a microscopic particle is 0, then calculate uncertainty in position. Uncertainty in position. तो कैसे सोल्व करोगे आप? You can help above mathematical relation, and as I told you कि आपको जो चीज निकालनी है वो लेफ्ट हैंड में रखना, बाकी सब राइट हैंड में ले जाना। आप ऐसे सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन ऐसे देंगे बेटा। सॉल्यूशन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मतलब डेल्टा एक्स इंटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अप्रोक्स मिनिमम इतना तो आएगा ही आएगा, एच अपॉन 4 पाई। अब आपको निकालना क्या है और गिवन क्या है? देखो, आपको मोमेंटम फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज 0, मोमेंटम गिवन है, और डेल्टा एक्स निकालना है। तो डेल्टा एक्स इधर रखो आप, बाकी सारी मैथमेटिकल चीजें इधर ले जाओ, एच अपॉन रिलेशन वाली। अब देखो आप बड़ी इजीली सोल्व कर पाओगे आप। अब आपको क्या पता है? देखो,
मोमेंटम फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज जीरो, डेल्टा पी की वैल्यू जीरो आ गई। तो देखो इसका सॉल्यूशन निकालो, क्या आएगा सॉल्यूशन? डेल्टा एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, देखो बेटा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू जीरो। अगर किसी चीज को जीरो से डिवाइड किया जाता है तो क्या सॉल्यूशन होता है बेटा? मैथमेटिकली जब किसी चीज को जीरो से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनाइट हो जाएगा बेटा, इन्फिनाइट। तो आंसर क्या दोगे आप? इन्फिनाइट। मतलब एक चीज जीरो है अनसर्टेनिटी, तो दूसरी चीज एग्जैक्ट आ जाएगी। तो मैथमेटिकली सोल्व करना है, जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो आपने आंसर उसका मैथमेटिकली देना है। और मैथमेटिकली मतलब मैं आपको यही बार बार कह रहा हूं कि छोटा सा है रिलेशन ये, बस ध्यान से करना है। जो चीज निकालनी है वो लेफ्ट साइड, बाकी चीजें जितनी भी नोन हो आप राइट साइड ले जाओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे दे रहा हूं, लेट ट्राई। इफ uncertainty in position is equal to uncertainty in momentum for electron, for an electron, calculate the expression for velocity of electron। देखो बेटा क्या दिया मैंने, अब की बार uncertainty in position is equal to uncertainty in momentum for an electron, calculate the expression for velocity of electron। कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या लिखूं मैं सबसे पहले, बताएंगे आप लोग, थोड़ा हेल्प करेंगे मेरा। सबसे पहले स्टार्ट कहां से लेंगे बेटा? बोला करो ना बेटा, जवाब दिया करो तब मजा आता है। देखो दोनों तरफ टू वे हो जाता है फिर स्टडी, नहीं तो वन वे रहता है एक तरफ ही। कहां से स्टार्ट लेना चाहिए हमें? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी। यस बेटा, डेल्टा एक्स बिल्कुल सही, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अच्छा अब देखो उसने कंडीशन क्या दिया है, अनसर्टेनिटी पोजीशन इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी मोमेंटम। तो इसका मतलब डेल्टा एक्स किसके बराबर लेना है हमको? डेल्टा पी के। अब इंट्रोड्यूस क्या करना है बेटा, देखो इंट्रोड्यूस क्या है हमें, फार्मूले में क्या चाहिए, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डेल्टा पी जो है पी एम वी होता है, तो पी सिंस पी की वैल्यू क्या होती है, एम वी, तो डेल्टा पी जो चेंज आएगा, एम तो कांस्टेंट होता है तो डेल्टा वी आ जाएगा। तो डेल्टा पी की जगह क्या रख सकता हूं, एम डेल वी। तो डेल्टा पी की जगह भी रख सकते हो, डेल्टा एक्स की जगह भी रख सकते हो, बिकॉज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी और डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल वी। तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी बराबर है, तो दोनों को डेल्टा पी ले लेते हैं, ये भी डेल्टा पी ये भी डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, दोनों इक्वल हैं। तो डेल्टा पी की वैल्यू भी, या आप दोनों जगह एम डेल वी रख सकते हो, ये भी एम डेल वी इंटू ये भी एम डेल वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो यह क्या आ जाएगा आपके पास, एम डेल वी का स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा डेल वी का स्क्वायर। जो चीज निकालनी है वो इधर रखो, बाकी सब इधर ले जाओ, एच अपॉन 4 पाई एम का स्क्वायर। आपको डेल्टा वी चाहिए तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम स्क्वायर। तो डेल्टा वी सोल्व करोगे तो 2 बाहर आ गया, एम बाहर आ गया, 1/2m, ये रह गया एच अपॉन पाई। ये सॉल्यूशन आ जाएगा बेटा आपका। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू, तो आपने ध्यान क्या देना है, यू नीड टू सोल्व द प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन, एंड ऑलवेज दैट थिंग विच यू वांट टू कैलकुलेट शुड बी इन लेफ्ट साइड, एंड बाकी जितनी चीजें हैं वो राइट साइड में ले जाओ, आपका सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू जो भी कंडीशन है वो लगाते चले जाओ, 1/2m एच अपॉन 2/2 पाई। वन थिंग मोर कि आप ध्यान रखना, पहले भी शायद मैंने बताया आपको, कई बार एच अपॉन 4 पाई नहीं दे रखा होता, तो एच अपॉन 2 पाई को एच बार भी बोलते हैं। तो एच अपॉन 4 पाई की जगह एच बार अपॉन 2 भी लिखा हो सकता है, एच अपॉन 2 पाई को एच ऐसे करके बार करके भी लिख सकते हैं ऐसे। दूसरी बात देखो, अभी मैंने बोला है कि ये जो प्रिंसिपल है, जो एग्जैक्ट पोजीशन या मोमेंटम जो है, ये स्मॉल पार्टिकल है उसी पर एप्लीकेबल है।
लेकिन बड़े पार्टिकल पर जो है ये एप्लीकेबल नहीं है। मतलब बड़े पार्टिकल की आप एग्जैक्ट पोजीशन भी बता सकते हो, मोमेंटम भी बता सकते हो। जैसे सपोज हमें अब पाकिस्तान पर अटैक करना है, तो हम कह देते हैं कि 5 मिनट में हम उसका सारा खत्म कर देंगे, कराची लाहौर सब खत्म कर देंगे। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिकॉज हमारे पास मिसाइल है यहाँ पर रखी हुई, बड़े बड़े पार्टिकल है। मिसाइल क्या होगा? एक बड़ा पार्टिकल। तो हमें पता है कि इतने टाइम में वो वहां पहुंच जाएगा, इतनी वेलोसिटी की होगी उसकी। इसका मतलब उनकी एग्जैक्ट पोजीशन मोमेंटम आप बता सकते हो। तो जो बड़े पार्टिकल हैं उसका हम एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम बता सकते हैं, बट जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं उसका एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं बता सकते हम। जो है एक चीज निकालेंगे तो दूसरे में एरर आएगा। तो इस चीज को हम ये बोल सकते हैं, नॉट की फॉर्म में लिख सकते हो आप। क्या कह सकते हो कि ये जो प्रिंसिपल है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एप्लीकेबल तो सबके लिए है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल। अब एप्लीकेबल वर्ड आ जाए तो एप्लीकेबल फॉर ऑल पार्टिकल, बट सिग्निफिकेंट only for microscopic particle, microscopic particle as इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मोलिक्यूल। जो छोटे पार्टिकल हैं उसी पर एप्लीकेबल है। कैसे? एप्लीकेबल सब पे है, बट सिग्निफिकेंट जो है सिर्फ वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। इसलिए बार बार वो वर्ड माइक्रोस्कोपिक बोल रहा है ऊपर स्टेटमेंट में। कैसे? अगेन आप क्या कर सकते हो, यू कैन take help from mathematical relation. What is the mathematical relation? Delta x, डेल्टा पी delta p is equal to एच बाय H upon 2 pi. h upon 4 pi. And what is the delta p? Delta x m del v, मोमेंटम जो होगा m del v, h upon 4 pi. सपोज m को इधर ले जाते हैं, क्योंकि मास है, मास से डिसाइड करोगे कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है या मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल और मैक्रोस्कोपिक, सपोज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। अब नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस अनसर्टेनिटी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, दिस इज इक्वल टू दिस वन, एच अपॉन 4 पाई एम। अब देखो, इफ एम स्मॉल या नेग्लिजिबल, जैसे इलेक्ट्रॉन में, अब ये नेग्लिजिबल होगा तो ये वाली वैल्यू तो बहुत ज्यादा हो जाएगी ना। एच अपॉन नीचे वाली वैल्यू जितनी छोटी होगी, ये टोटल वैल्यू उतनी लार्ज हो जाएगी। लार्ज हो जाएगी तो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, इसलिए सिग्निफिकेंट हो गया फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। लेकिन अब देखो, पार्टिकल बड़े करते जाओ। अगर बेटा पार्टिकल बड़ा होगा तो एम बड़ा होता जाएगा। एम बड़ा होता जाएगा तो इफ एम हम ले लेते हैं बिग या लार्ज, एम लार्ज आ गया तो एम लार्ज हो गया तो एच अपॉन 4 पाई एम। मैथमेटिकल ये चीज देखो, ये चीज लार्ज होगी एम। अगर ये लार्ज हो गया तो एच अपॉन 4 पाई एम जो होगा वो स्मॉल होता जाएगा, मतलब नेग्लिजिबल होता जाएगा। तो नेग्लिजिबल हो जाएगा तो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं ये इनसिग्निफिकेंट किसके लिए होता है? फॉर मैक्रो, मतलब लार्ज मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। पहले ये आपका पॉइंट जो था मॉडर्न फिजिक्स में भी दे रखा था, लेकिन अब सिर्फ केमिस्ट्री में। तो ये ध्यान रखना है आपको कि मैक्रोस्कोपिक है, या जो आपका मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, बट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, स्मॉल पार्टिकल के लिए होता है ये वैल्यू सिग्निफिकेंट है। मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हम अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन वगैरह में निकालें तो हम निकाल सकते हैं। और ऐसी ही, अब केमिस्ट्री में तो नहीं, लेकिन फिजिक्स में ये पॉइंट हुआ करता था पहले, अब शायद फिजिक्स से हटा दिया है, बट मैं फिर भी आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं कि सेम अनसर्टेनिटी जो होती है वो आपकी एनर्जी और टाइम में मिलती है। डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी एच अपॉन 4 पाई, या अप्रोक्सीमेट हम एच बार यूनिट में कह सकते हैं। ऐसे ही थीटा और फाई में, ये फिजिक्स के पॉइंट है, अप्रोक्सीमेट यही ऑर्डर होगा। डेल्टा ई का मतलब है एनर्जी, या टी का मतलब है टाइम,
और ये कोऑर्डिनेट्स जो फिजिक्स में पढ़ते हो, पोलर कोऑर्डिनेट थीटा एंड फाई, थीटा एंड फाई जो है आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। केमिस्ट्री में तो हम सिर्फ अनसर्टेनिटी देखते हैं पोजीशन एंड मोमेंटम में, लेकिन फिजिक्स में आप कई जगह, किसी जगह आप, क्योंकि एग्जाम आपका कंबाइन होने लग गया है एम्स का और वो सारा, तो ये वाला पॉइंट भी दिमाग में रखना है कि ये सेम ऐसा ही रिलेशन किस में मिलता है, एनर्जी और टाइम में, थीटा और फाई में, और हम जो पढ़ रहे हैं पोजीशन एंड मोमेंटम में। अल्टीमेटली समझ रहे हो बेटा क्या कहना चाहता है? वो ये कहना चाहता है कि जैसे आपका ये न्यूक्लियस एटम है और आप कहते हो ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बता रहे हो, तो ये नहीं बता सकते आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। इसका कहने का मतलब ये अनसर्टेनिटी रहती है पोजीशन में। इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल की सिर्फ हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, जो आगे अभी हम करने जा रहे हैं पॉइंट। तो इसी से रिलेटेड फिर उसने बोला कि आप इलेक्ट्रॉन की सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हो, कि मैक्सिमम बता सकते हो कि यहां मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है बेटा, उसी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। पहले वर्ड हमने पढ़ा था ऑर्बिट, अब पढ़ने जा रहे हैं हम ऑर्बिटल। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या निकला, जो ऊपर वाली थ्योरी है, एक न्यू डेफिनेशन आई ऑर्बिटल की। ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल को कैसे डिफाइन करोगे? 3 डायमेंशनल स्पेस, एक दूसरे को रिलेट करते हुए चलना। बोहर ने क्या की कोशिश की थी? एग्जैक्ट पोजीशन बताने की कोशिश की थी। डी ब्रोगली ने एक हाइपोथेसिस दिया, भाई अगर पोजीशन है तो उसमें वेव भी होगा। जब पोजीशन और वेव नेचर दोनों आई, दोनों आते ही हाइजेनबर्ग ने कहा कि इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। तो 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी, इसने प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज किया, देखो 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन is maximum within an atom, within an atom is known as orbital, known as orbital। ध्यान देना बेटा, पहले जो वर्ड बोहर ने सिर्फ ऑर्बिट बताया था, वर्ड ऑर्बिट मतलब एग्जैक्ट पोजीशन बताने वाली जगह, सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट बोलते थे। ऑर्बिटल मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस है, किसी एटम में 3 डायमेंशनल स्पेस है। आप पढ़ते हो ना ऑर्बिटल, भाई ऑर्बिटल क्या पढ़ते हो? एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, एग्जांपल जो पढ़ते हो आप, एस पी डी एफ। अभी आगे चल के बताऊंगा कि एस ऑर्बिटल जो होता है स्फेरिकल होता है, पी जो होता है वो डंबल शेप होता है, डंबल जैसा, डी डबल डंबल होते हैं, एफ जो है अभी तक नहीं पता लग पाया है, कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं इसलिए हम इसको। तो ये एस ऑर्बिटल है, तो कभी भी एस में इलेक्ट्रॉन तो ऐसे दिखाते हो ना, जैसे ऐसे कर देते हो स्फेरिकल, फिर ऐसे ऐसे करके दिखा देते हो। ऐसे ऐसे का मतलब हम प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहीं यहां किसी जगह भी हो सकता है, एक एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है, वो किसी भी जगह हो सकता है। और एग्जैक्ट पोजीशन नहीं होना ही किसने बताया था बेटा? ये किसने बताया कि एग्जैक्ट पोजीशन नहीं होती है इलेक्ट्रॉन? बताओ, आंसर दो बेटा। हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने। इसका मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये डैश डैश करके बना देते हो ना आप, इसका मतलब इस जगह में कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इस जगह में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो इस ऑर्बिटल जो है एस पी डी एफ, इसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं। तो ऑर्बिटल का डेफिनेशन हो जाएगा बेटा 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम विद इन एन एटम। और ऑर्बिटल को मैथमेटिकली हम एक रिप्रेजेंट करेंगे, उसका सिंबल है साई से, ऐसे, ये साई सिंबल लूंगा मैं, साई, इससे रिप्रेजेंट करते हैं साई। इसका मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है उसको हम साई की जगह जो बोलेंगे वो नोड बोलेंगे, नोड, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी, नोड। देखो नोट नंबर 1, सबसे पहले ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय, ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो सिंबल होगा साई, साई से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑर्बिटल, ये मैथमेटिकल साइन है कुछ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑर्बिटल इज गिवन बाय,
ये देना है तो मैथमेटिकली साई का स्क्वायर लिखेंगे हम। देखो ऑर्बिटल को साई से रिप्रेजेंट करते हैं, हमें ऑर्बिटल से मतलब नहीं है, हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मतलब है, मतलब साई स्क्वायर से मैथमेटिकली मतलब है, इसलिए हम बोलेंगे साई हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, नॉट सिग्निफिकेंट। लेकिन ऑर्बिटल जहां पर इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। तो प्रॉब्लम पूछेगा विच इज सिग्निफिकेंट फॉर एस, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या ऑर्बिटल विद इलेक्ट्रॉन? क्या आंसर दोगे बेटा? ऑर्बिटल नहीं दोगे, ऑर्बिटल विद इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। अगर मैथमेटिक्स में पूछेगा साई या साई स्क्वायर, तो ऑर्बिटल को साई से रिप्रेजेंट करते हो, ये रिप्रेजेंटेशन है सिंपल, जनरली एक रिप्रेजेंटेशन साई, और इसको बोलेंगे साई स्क्वायर। तो अभी इस पॉइंट पे दोबारा आएंगे, लेकिन इससे पहले हमें क्या एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, क्वांटम नंबर, फिर इस पॉइंट पे दोबारा आऊंगा। यहाँ सिर्फ मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि व्हाट इज द ऑर्बिटल, क्योंकि ये जो था ये कॉन्सिक्वेंस था ऊपर वाली आपकी थ्योरी का, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, कि भाई आप एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, सिर्फ वो जगह बता सकते हो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है इलेक्ट्रॉन की, और उसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं। और ऑर्बिटल 4 टाइप के हमारे, एस, पी, डी एंड एफ। ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करोगे साई से, लेकिन साई सिग्निफिकेंट नहीं है, वो ऑर्बिटल सिग्निफिकेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रखे हुए हो, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे लिए सिग्निफिकेंट होता है। तो इसको पढ़ने के लिए, साई और ये सारा पढ़ने के लिए अब वापस आते हैं हम एक पॉइंट पर, क्वांटम नंबर। अब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ नंबर की रिक्वायरमेंट है, हम बोलते हैं इनको क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स क्या है? ये सेट है 4 नंबर का, ए सेट ऑफ 4 नंबर which give complete information about address and spin of electron within atom। देखो बेटा क्वांटम नंबर क्या होता है? क्वांटम नंबर जनरली साइंटिस्ट लोगों ने क्या है कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है, भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, क्या जगह है उसकी रहने की, कैसे स्पिन करता है, ये सारी इंफॉर्मेशन जिससे देते हैं उनको हम क्वांटम नंबर कहते हैं। लाइक दैट, जैसे देखो हमारा 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 कोई एड्रेस देना हो तो हमें बताना पड़ता है ना कि भाई ये सिटी है, इस सिटी का ये ब्लॉक है, सपोज के ब्लॉक है, के ब्लॉक का ये हाउस नंबर है 22 नंबर हाउस। ऐसे ही यहां पर हमें इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें कुछ नंबर डिसाइड करने पड़े हैं जो साइंटिस्ट लोगों ने डिसाइड किए हैं, और ये टोटल हमारे पास 4 है बेटा। ये 4 क्वांटम नंबर हैं जो इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड है बेटा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल, या इसका एक दूसरा नाम भी है सबसिडरी, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या सबसिडरी क्वांटम नंबर। थर्ड जो है, ये हमारे पास जो थर्ड क्वांटम नंबर है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। इनमें से देखो 3 तो प्लेस बताते हैं, ये देखो यहां से लेके यहां तक जो आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस जो है वो प्लेस, ये इंफॉर्मेशन देगा 3 क्वांटम नंबर, इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस। प्लेस क्या होंगे अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। और ये जो फोर्थ है ये वाला, ये अलग है इनसे। तो ये जो 3 प्लेस बताते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस, प्लेस प्लेस कौन सा, कि एनर्जी लेवल है, मतलब शेल या मेन शेल बोलते हैं, कि कौन सा शेल होगा, कौन सा मेन शेल होगा, या सब एनर्जी लेवल है, या ऑर्बिटल है। तो पहले 3 क्वांटम नंबर जो है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये दीज दे टेल अबाउट द प्लेस of electron, and one quantum number, that is the spin quantum number, it tells about the spin, it does not tell about the space। तो आपसे पूछा जाएगा इन चारों में एक जो है अनयूजुअल कौन सा है, तो मतलब जो स्पेस नहीं बता रहा है वो 4 वाला आंसर दे देंगे, स्पिन। ये तीनों जो है क्वांटम मैकेनिक्स से निकले हैं, जो प्लेस बताएंगे वो क्वांटम मैकेनिक्स से निकले हैं, ये जो हुए डिराइव फ्रॉम
क्वांटम मैकेनिक्स। तो आपसे ऐसे पूछेगा बेटा कि विच ऑफ द क्वांटम नंबर इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द क्वांटम मैकेनिक्स, क्या आंसर दोगे? Spin quantum number. Spin quantum स्पिन number. क्वांटम नंबर बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो आपका क्वांटम मैकेनिक्स से नहीं निकला है। बाकी तीनों क्वांटम नंबर जो प्लेस बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन का वो आपके इससे निकले हैं। तो वन बाय वन देखो, अब डिटेल स्टडी करते हैं क्या क्या बता सकते हैं हम, एक एक इंफॉर्मेशन क्या इकट्ठी कर सकते हैं। तो बेटा फर्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट करेंगे एन से, मतलब वो बोहर नंबर वाला ही एन है, क्योंकि इसको बोहर ने इंट्रोड्यूस किया था। ये क्या बताएगा? सबसे पहली बात, टेल्स अबाउट द मेन एनर्जी लेवल और मेन शेल। ये शेल बताएगा या मेन एनर्जी लेवल, और वो क्या होते हैं? टेल्स अबाउट मेन एनर्जी लेवल और शेल विच आर, जो शेल हैं या मेन एनर्जी लेवल हैं क्या, जो आपने बोहर में पढ़े, विच आर के, एल, एम, एन एटसेट्रा। मैंने आपको बताया था कि एक एटम में बहुत सारे शेल हो सकते हैं, बहुत सारे ऑर्बिट हो सकते हैं, इवन इसको ऑर्बिट भी बोल सकते हो आप, ऑर्बिटल नहीं ऑर्बिट। तो टेल्स अबाउट द मेन एनर्जी लेवल और मेन शेल और ऑर्बिट विच आर के, एल, एम, एन। और इसकी वैल्यू जो होगी, वैल्यूज फॉर शेल, मेन शेल, ये आपकी, इसको एन से रिप्रेजेंट करोगे, ये 1 से स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 3 से इन्फिनाइट तक। वैल्यूज फॉर शेल एन इज इक्वल टू 1 2 3 टू इन्फिनाइट। जैसे देखो बेटा, सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जाओगे, सपोज फर्स्ट नंबर शेल है तो एन इज इक्वल टू 1 हो गया, इसका नाम हो जाएगा के। सेकेंड नंबर शेल है, नाम हो जाएगा एल। थर्ड नंबर शेल है, नाम हो जाएगा एम। फोर नंबर शेल है, नाम हो जाएगा एन। और ऐसे करते करते किसी भी एटम में आप बोल सकते हो एन इज इक्वल टू इन्फिनाइट पे जाके एटम खत्म हो जाएगा। तो ये जो एन 1 2 3 4 हमने डिसाइड किए हैं, के शेल के लिए एन की वैल्यू 1 है, एल के लिए 2 है, एम के लिए 3 है, एन के लिए 4 है, ऐसे इन्फिनाइट है। तो अल्टीमेटली देखो, जैसे जैसे एन चेंज होता जाएगा, तो जैसे जैसे एन इंक्रीज होता जाएगा तो साइज भी बड़ा होता जाएगा। देखो, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द साइज ऑफ ऑर्बिट, साइज ऑफ ऑर्बिट, नॉट ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिट। तो आप ये भी लिख सकते हो पॉइंट। कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में इन्फॉर्म करता है? टेल्स अबाउट द साइज ऑफ ऑर्बिट कह दो, शेल कह दो, तो साइज के बारे में बताएगा। ये आपको साइज के बारे में बताएगा। और देखो किसके बारे में बता सकता है? एनर्जी के बारे में बता सकता है। साइज, जैसे रेडियस का फार्मूला ही किया था 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में पढ़ा था ना, R इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन z। वही तो n है बेटा। ये देखो n पता लग गया था, तो n बड़ा होता जाएगा तो R बड़ा होता जाएगा, रेडियस बड़ा होता जाएगा तो साइज बड़ा होता जाएगा। तो टेल्स अबाउट द साइज ऑफ शेल। दूसरा देखो, ये किसके बारे में बताएगा? एनर्जी के बारे में। टेल्स अबाउट द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ा था आपने, E इज इक्वल टू -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। n आ गया देखो एनर्जी। इवन एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में सिर्फ n से बताई जाती है, लेकिन ये फार्मूला था सिर्फ, ये दोनों फार्मूले हमारे पास फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम थे, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये दोनों फार्मूले जो हमारे 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो टेल अबाउट द साइज ऑफ शेल, टेल्स अबाउट द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। एनर्जी जहां पर आ गई तो वहां पर देखो मोमेंटम भी आ जाएगा। तो टेल्स अबाउट द टेल्स अबाउट द ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। ये सारी वही चीजें जो बेटा बोहर थ्योरी में पढ़ी है आपने। ऑर्बिट नॉट ऑर्बिटल, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्या फार्मूला था? NH अपॉन 2 पाई, NH अपॉन 2 पाई। जैसे मैं आपसे पूछूं
what is the difference in orbit angular momentum of third and fourth orbit in hydrogen atom? या थर्ड फोर्थ भी नहीं कहूं मैं आपको और चेंज कर देता हूं, जैसे मैं ऐसे बोल देता हूं m and n orbit in hydrogen atom. What is the difference in orbit angular momentum of m and n orbit in hydrogen atom? तो कैसे सोल्व करोगे बेटा? तो इसमें देखो हम कैसे कहेंगे, बिकॉज m है तो m के लिए n की वैल्यू निकाल लो ना. m शेल क्या होगा बताते जाओ. शेल है हमारा m शेल के लिए इतना n कितना ले बेटा? देखो k l m 3 आ गया, तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा? ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम 3h/2π. और दूसरा कौन सा शेल है हमारा? n शेल देखो n के लिए k l m n की वैल्यू कितनी आ गई? 4. ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम निकालो बेटा. 4h/2π. हमें डिफरेंस चाहिए. 2h/π डिफरेंस 1 आएगा ना बेटा, 2 कैसे आएगा डिफरेंस? तो 4h/2π में से 3h/2π निकाल दो. तो जैसे 4x में से 3x निकालते तो कितनी वैल्यू आती? 4x में से 3x माइनस करते तो 1x आता ना. तो 4h/2π में से 3h/2π करोगे तो आंसर क्या दोगे आप? h/2π. या कई बार h बार भी लिखा हो सकता है, h/2π या h बार. तो इसका मतलब इससे हमें और क्या पता लग सकता है? हमें ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम पता लग सकता है, nh/2π ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम. अब देखो बेटा एक बड़ी मजेदार बात करते हैं अभी, इसको समझने के लिए ना थोड़ा हम बाहर चलते हैं पढ़ाई से बाहर. ट्रेन देखी हुई है बेटा आप सभी लोगों ने? ट्रेन में देखो, ट्रेन में आगे आगे इंजन होता है, आगे आगे इंजन के बाद बोगी होती है. तो हम क्या बोलते हैं? जैसे बोगी नंबर 1, बोगी नंबर 2, बोगी नंबर 3. इसका मतलब ये जो बोगी है ये हमारे एक तरह से मेन शेल है, मेन एनर्जी लेवल है. जैसे इंजन के बिल्कुल पास वाला बोगी है उसको के बोल सकते हो, फिर उससे अगले वाला एल, फिर एम, फिर एन. अच्छा अब देखो एक ट्रेन में इंजन के साथ बोगी होती है, बोगी में कंपार्टमेंट होते हैं. बोगी में क्या होते हैं? कंपार्टमेंट. तो ऐसे ही क्या होते हैं कि यहां पर मेन एनर्जी लेवल के अंदर फिर सब एनर्जी लेवल होते हैं, और कंपार्टमेंट के अंदर देखो सीटें होती हैं, सीट्स होती हैं. तो जैसे सीट्स हैं ऐसे ही अब हमारे सब एनर्जी लेवल के अंदर जो है वो ऑर्बिट है. तो अब मैं ट्रेन के साथ कंपेयर करना चाहूं तो ट्रेन में बोगी, बोगी के अंदर कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट के अंदर सीट, सीट पर हम लोग बैठते हैं. अब एटम के अंदर आ जाओ, यही बात सोचो. तो एटम में भी क्या होंगे? मेन एनर्जी लेवल, मेन एनर्जी लेवल के अंदर होंगे सब एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल के अंदर ऑर्बिटल होंगे, ऑर्बिटल, उस ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन आएंगे. तो सेम वही सिचुएशन लेके चलना है. तो हम अभी पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट द फर्स्ट क्वांटम नंबर, दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. एक्चुअली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द ऑर्बिट या मेन एनर्जी लेवल. फिर उसकी चाहे एनर्जी निकाल लो, चाहे उसका साइज निकाल लो, चाहे उसका ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम निकाल लो. और हर एक के अंदर फिर क्या है देखो, फिर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वन, इससे आप क्या कर सकते हो? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल, और नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन. ये कैलकुलेट कर सकते हो. लेकिन ये सब किसके अंदर? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन गिवन मेन एनर्जी लेवल, इन गिवन मेन एनर्जी लेवल. एक आपको कोई मेन एनर्जी लेवल गिवन होगा, उसके अंदर आप ये निकाल सकते हो. नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल निकाल सकते हो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो. नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल उतने ही होंगे जितने उसके अंदर मेन एनर्जी लेवल का वैल्यू होगा. नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल इक्वल टू n, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू n का स्क्वायर, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जितने ऑर्बिटल होंगे उसका हमेशा डबल कर देना.
मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कभी भी वर्ड आए जितना ऑर्बिटल हो उसका डबल, तो एन स्केयर का डबल 2n टू square. एन स्केयर, 2n स्केयर। बट ये सब किस में करना है बेटा, ध्यान देना, एक एक वर्ड पे ध्यान देना है। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल या नंबर ऑफ ऑर्बिटल या नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन गिवन मेन एनर्जी लेवल, एन स्केयर 2n स्केयर। देखो एग्जांपल से समझते हैं फिर इसी बात को, फार्मूला याद हो जाए जिससे। सपोज मेरे पास है के शेल, के शेल में मुझे सब एनर्जी लेवल निकालना है, ऑर्बिटल निकालना है और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालना है। कैन वी कैलकुलेट? Yes sir. बिकॉज के शेल है, के शेल के लिए एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1. 1। तो सब एनर्जी लेवल क्या आएगा? 1. 1। ऑर्बिटल 1 का स्क्वायर 1 1. और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2. 2। के बाद देखो एल शेल, एन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। 2. सब एनर्जी लेवल 2 square 4. नो, सब एनर्जी लेवल बेटा 2। 2. सब 2. एनर्जी लेवल इक्वल टू एन होता है ना, जो एन की वैल्यू होगी उतना ही सब एनर्जी लेवल होगा। ऑर्बिटल 2 square 2 4. square और 4. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8. 8 हो जाएगा। अब इसी चीज को मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली आपको समझा देता हूं, पोस्टमार्टम करते हैं ना हर तरीके से, जिससे क्या है कि वो दिमाग में बैठ जाए बात। सपोज बेटा हमारे पास कोई एटम है और एटम का ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में सबसे पहले मैं मेन शेल देख रहा हूं, तो मेन शेल आ गया ये, सपोज फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, ये आ गया थर्ड, सपोज है चलते जाओ, n इज इक्वल टू आ गया 4। अब मेन शेल के अंदर देखो, मेन शेल ये होगा के एल एम एन। अब मेन शेल के अंदर मुझे सब शेल देखने, देखो जो n की वैल्यू होगी उतने ही तो शेल होंगे, तो n की वैल्यू n है तो शेल भी आप 1 कर दो, n इज इक्वल टू 2 है तो शेल 2 कर दो, n इज इक्वल टू 3 है तो शेल 3 आ जाएंगे, n इज इक्वल टू 4 है तो शेल 4 आ जाएंगे। और ये इनके नाम होंगे आगे चल के, अभी बताऊंगा सब शेल के। जैसे पहला हमेशा एस होगा, फर्स्ट वाले का एस है तो 1s कर दोगे, पहला एस होगा। 2 है तो एक एस होगा एक पी होगा, 3 है तो एक आपका एस एक पी एक डी होगा, 4 है तो एक एस एक पी एक डी एक एफ होगा। बस फर्क इतना है कि फर्स्ट वाले का है तो 1s होगा, सेकंड वाला है तो 2s एंड 2p होंगे, थर्ड वाला है तो 3s 3p 3d होंगे, 4 वाला है तो 4s 4p 4d 4f। अब मान लो इसमें मुझे ऑर्बिटल चाहिए, सपोज वी नीड फॉर ऑर्बिटल, देन देखो ऑर्बिटल, देखो s जब भी होगा उसमें सिंगल ऑर्बिटल होगा, s जब भी होगा उसमें सिंगल होगा, p होगा तो 2 और इंक्रीज कर दो मतलब 3 हो जाएंगे। फिर वापस देखो s होगा तो 1 होगा, p होगा तो 2 बढ़ा दो, d होगा तो 2 और बढ़ा दो 5 कर दो। तो s में 1 ऑर्बिटल होता है, p में हमेशा 3 होते हैं, d में 5 होते हैं। अब f में तो आगे 7 कर दोगे, जैसे 4s में 1 ऑर्बिटल, 4p में 3 ऑर्बिटल, 4d में 5 ऑर्बिटल, 4f में 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 7। तो अब देखो आप क्रॉस चेक कर लो, ऊपर वाला केस देखो, अभी हमने किया था ये एल शेल, यू कैन सी हियर एल शेल, एल शेल में देखो एल, ये रहा एल, एल में देखो सब एनर्जी लेवल 2, कौन कौन से 2 होंगे? 2s एंड 2p। और ऑर्बिटल देखो 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 है, देखो 1 2 3 4। तो किसी में भी चेक कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो फिर हम इलेक्ट्रॉन रख लेंगे। तो इस टाइप से आप जो है n से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या मुझे आप एक बार रिपीट कर देंगे जिससे याद हो जाए? आप n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या क्या निकाल सकते हो बेटा, क्या क्या पता कर सकते हो? n क्या बताता है? नंबर वाइज बोलते जाओ।
सब एनर्जी लेवल नहीं, स्टार्ट से बेटा, Orbital- स्टार्ट से सबसे ऊपर, स्टार्ट से सबसे पहले एन किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? Main shell. मेन शेल के बारे में, मेन साइज के बारे में, एनर्जी के बारे में, ऑर्बिटल एनर्जी रिलेटेड चीजें हैं सारी, ऑर्बिटल ऑर्बिटल। फिर इससे क्या है, किसी भी शेल के अंदर कितने सब शेल हैं, कितने ऑर्बिटल हैं, ये भी निकाल सकते हो। सब शेल निकालने हैं तो एन का स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 2n का स्क्वायर। क्लियर बेटा? Yes, sir. अब देखो फिर दूसरा क्वांटम नंबर फिर हमें क्या बताता है? सेकंड, सेकंड वाला हमारा था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो ये देखो, ये जो हमें बताएगा टेल्स अबाउट सब एनर्जी लेवल। ये आपको सब एनर्जी लेवल बताएगा, विच आर, जैसे मेन एनर्जी लेवल तो होते हैं KLMN, और सब एनर्जी लेवल होते हैं विच आर SPDF, आगे बना सकते हैं GH अपनी तरफ से। टेल्स अबाउट सब एनर्जी लेवल विच आर SPDF GH, ऐसे करके बना सकते हैं हम आगे। चार तो है ही हमारे पास, SPDF आगे ही बना सकते हो आप। और इनके लिए फिर वैल्यू जो है, इट्स वैल्यू या वैल्यू फॉर सब एनर्जी लेवल फिक्स है। ये होगी आपकी 0 से स्टार्ट होगी और n से एक पहले हो जाएगी, खत्म, 0 to n-1। वैल्यू जो है 0 से भी हो सकती है और n-1 कुछ भी हो सकती है। मतलब वैल्यूज क्या हो सकती हैं, जैसे इसके लिए फिक्स है, जब भी s हो, p हो, d हो, f हो, l की वैल्यू फिक्स है, तो l इज इक्वल टू 0, s होगा हमेशा l की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, l की वैल्यू फिक्स है। जैसे KLMN के लिए फिक्स है ना, KLMN, ये मेन एनर्जी लेवल है। k के लिए कितनी वैल्यू है, k का डेजिग्नेशन क्या है, देखो k के लिए 1, l के लिए कितना है 2, फिक्स है ना, m के लिए 3, n के लिए 4, साइंटिस्टों ने डिसाइड कर रखी है। ऐसे जब भी SPDF आ जाए तो बस ये फर्क है कि ये n की वैल्यू है इसके लिए l की वैल्यू, ये भी फिक्स है, ये 0 से स्टार्ट हो रही है। s के लिए हमेशा l की वैल्यू 0, p के लिए हमेशा 1, d के लिए 2, f के लिए 3, आगे अगर g आ जाए तो 4 कर देना। तो ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में क्या बताता है, टेल्स अबाउट सब एनर्जी लेवल। और सब एनर्जी लेवल क्या होते हैं, SPDF, ये सब एनर्जी लेवल। और वैल्यू जो सब एनर्जी लेवल है वो 0 से n-1 कर सकते हैं हम, किसी के लिए भी 0 to n-1 कर सकते हैं। तो हमेशा जब भी 0 वैल्यू आएगी तो s होगा, 1 होगा तो p, d होगा 2, और f होगा, d होगा तो 2, f होगा तो 3। ये क्यों लिखा मैंने, देखो 0 से n-1, ऊपर वाले डायग्राम में आ जाओ, या मैं दोबारा बना देता हूं। सपोज ये न्यूक्लियस है बेटा, इस न्यूक्लियस में n इज इक्वल टू 1 है, तो ये पहला मेन एनर्जी लेवल हुआ, इसके अंदर सब एनर्जी लेवल भी एक ही होगा। तो सब एनर्जी लेवल L है, तो ये 1 है, तो ये 1s आया ना, तो L की वैल्यू कितनी देंगे अपने, बिकॉज ये 1s हो गया, तो L का वैल्यू कितना आएगा बेटा इसका, सब एनर्जी Zero. लेवल के लिए 0, तो एक से पीछे रहा ना 0। सपोज देखो n इज इक्वल टू 2 कर दिया मैंने, तो इसमें सब एनर्जी लेवल 2 बनेंगे, तो 2 बनेंगे तो वैल्यू इनकी स्टार्ट करूंगा, L की वैल्यू ये 0 और ये 1, इसलिए ये 2s हो जाएगा, ये 2p, तो 2 से तो एक पीछे रहा ना, 0 से स्टार्ट हो गए, तो इसलिए हम कह रहे हैं 0 to n-1। जैसे मैं कह दूं n इज इक्वल टू 3, तो सब एनर्जी लेवल 3 हो जाएंगे। इनकी वैल्यू देनी है, वैल्यू टोटल 3 आनी चाहिए, लेकिन स्टार्ट 0 से करनी है, तो 0, 1, 2। तो हमारी दोनों बातें क्लियर होगी। अगर वो पूछेगा टोटल नंबर कितना है सब एनर्जी लेवल का, तो नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल, अभी ऊपर किया हमने, इन मेन शेल, तो इक्वल टू बोलोगे n, जैसे n की वैल्यू 1 है तो शेल भी 1 है, n इज इक्वल टू 2 है तो शेल भी 2 है, n इज इक्वल टू 3 है तो सब शेल भी 3 है। तो नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल या सब शेल इन मेन शेल इक्वल टू n, अभी किया थोड़ी देर पहले। लेकिन वैल्यू ऑफ L या वैल्यू ऑफ सब एनर्जी लेवल पूछे आपसे, वैल्यू ऑफ सब
energy level, then you will give 0 to n minus 1. ये फर्क है दोनों बातों. ये तो कितने हैं और उनकी वैल्यू क्या है ये डिसाइड करेंगे. तो वैल्यू फिक्स है. जब भी s आएगा तो 0 l की वैल्यू, p आएगा तो l का वैल्यू 1, d आएगा तो 2, f आएगा तो 3 आ जाएगा. अब जो ये चीज है देखो s p d f, इनकी क्या होती है? फिक्स शेप होती है. s स्फेरिकल है, p अभी मैंने बताया था डम्बेल, डबल डम्बेल. इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो l का वैल्यू है वो शेप के बारे में बताता है. n का वैल्यू साइज बताता था, l का वैल्यू शेप बताता है. तो नेक्स्ट बोल सकते हैं it tells about the shape. It tells about the shape of energy level. जैसे S है, एज एग्जाम्पल S आ गया, जैसे L इज इक्वल टू 0 आ गया सपोज, इसका मतलब S है. और S का शेप जो है स्फेरिकल है. L इज इक्वल टू 1 आ गया तो इसका मतलब P है. P जो है वो डम्बेल है. ये ऐसे डम्बेल जैसा. L इज इक्वल टू 2 आ गया तो ये D वाला हो गया. D डबल डम्बेल है. अभी शेप के बारे में बात करेंगे. डबल डम्बेल, थोड़ा बहुत फर्क आएगा वो अब देखेंगे. तो L इज इक्वल टू 3 है तो F आ गया, लेकिन उसकी शेप अभी हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. तो अल्टीमेटली आपको किसके बारे में बता रहा है? देखो जो ये है आपका, ये शेप के बारे में बता रहा है. L की वैल्यू जो है शेप बताती है, N का वैल्यू साइज बताता है. और क्या पता कर सकते हैं? देखो ये भी बेटा एनर्जी बता सकता है. ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी में हेल्पफुल है. इट टेल्स द एनर्जी ऑफ सब एनर्जी लेवल, tells the energy of sub energy level in multi electron system. Multi electron system along with n. मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो चाहिए ही चाहिए. मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आपको L भी चाहिए. इट टेल अबाउट द एनर्जी. इट टेल्स अबाउट द एनर्जी ऑफ सब एनर्जी लेवल. कैसे? ये रूल है. एज एग्जांपल n प्लस एल जिसका ज्यादा होगा, n प्लस एल इंक्रीज होगा तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में मल्टी इलेक्ट्रॉन. क्यों? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम एल की रिक्वायरमेंट नहीं है. फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अगर हमारे पास वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एनर्जी इज डिसाइडेड बाय ओनली n. सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेते हो. ये वाला फार्मूला था ना, E इज इक्वल टू -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, बोहर थ्योरी में. वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो सिर्फ n की जरूरत होती है, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो n के साथ साथ l का भी रिक्वायरमेंट होता है. तो n प्लस एल जिसका ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी. जैसे देखो एग्जांपल, जैसे मैं बोल दूं कि 4s है और 3d है. अब देखो n प्लस एल की वैल्यू निकालो. अगर ये आप पहले ये ले लो, एक ले लो आप, 2p भी ले लो, 3p भी ले लो. एक 3p है, ये तीनों की एनर्जी है. तो पहले तो आप n प्लस एल से देखेंगे, जिसका n प्लस एल ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है. इफ n प्लस एल सेम आ जाए तो देन अगेन आप n देखना, जिसका n ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी. पहले n प्लस एल का सम देखना है. अगर n प्लस एल का सम जिसका ज्यादा हो रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा. अगर n प्लस एल का सम सेम आ रहा है तो फिर n चेक करना है वापिस, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ साथ एजीमुथल क्वांटम नंबर इज आल्सो हेल्पफुल टू decide the energy of sub energy level. You know, if we have the 3p orbital, 4s orbital and 3d orbital. Now calculate the value of n, l and n plus l. Yes, here 3p, what is the value of n for 3p? 3. And what is the value of l for p? 2. 1. Oh, 1. ध्यान रखना बेटा. One. n plus l का वैल्यू सब निकालोगे, then 3 and 1 4. हेयर देखो 4s में n का वैल्यू 4, s होगा तो l का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0. 0 sir. 0. दोनों का सम कितना हो गया? देखो फिर 4. अगेन 4 आ गया.
3D में देखो 3, n का वैल्यू 3, l का वैल्यू d है तो कितना लेंगे बेटा? 2, 2। सम कितना हो गया? 5. 5। सपोज ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है या वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, दोनों में आंसर अलग अलग आएगा। अगर ये सपोज हम कहते हैं ये इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो n+l जिसका ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी तीनों में से बेटा? देखो 3p 4s 3d, सर 3D. 3d की। अब 3D. ये देखो इन दोनों का n+l सेम आ रहा है, तब किससे सर डिसाइड इनमें करेंगे? सर जिसका n बड़ा होता है उसकी ज्यादा एनर्जी होती है. ज्यादा एनर्जी हो जाएगी, तो क्या आंसर आ जाएगा? 3p से ज्यादा एनर्जी 4s की और 4s से ज्यादा एनर्जी 3d की। इधर जा रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। बट यही वाला केस वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में होता तो, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, अगर यही चीज वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कहते तो फिर एल नहीं देखते, सिर्फ हम क्या देखते फिर? फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम एनर्जी डिसाइडेड बाई ओनली एन, सिर्फ एन से देखते। तो एन देखो इसके हिसाब 4s की एनर्जी ज्यादा और 3p और 3d की एनर्जी इक्वल। 3p इज इक्वल टू 3d। क्यों दोनों की इक्वल एनर्जी 3p और 3d का? n इक्वल है, बिकॉज n इक्वल है। Equal और है। इससे ज्यादा एनर्जी किसकी आ जाएगी? 4s की। तो दोनों केसेस में आंसर अलग अलग आए ना। तो ध्यान Yes, देना sir. बेटा कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पूछ रहा है या वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पूछ रहा है। इन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम एनर्जी ओनली डिसाइडेड बाई n। n If n is greater, then energy is higher. greater. But in multi-electron system, first of all, we need to see the sum of n plus l. N plus l is higher than energy higher. If n plus l are same, then again we will go on the value of n. फिर हम n पर जाएंगे। क्लियर है बेटा सारा? डाउट हो तो किसी का यू कैन आस्क, किसी का भी बेटा प्रॉब्लम में आ रहा हो तो पूछता जाएगा। तो देखो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से एनर्जी पता कर सकते हो, और जहां भी हम एनर्जी पता कर सकते हैं तो एंगुलर मोमेंटम भी तो निकाल सकते हैं। बट यहां पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। टेल्स अबाउट द ऑर्बिटल, ये ऑर्बिट नहीं है। अब देखो बेटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसका फार्मूला होगा √L+1 h/2π। ये ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम √L+1 h/2π। ऑर्बिटल, ऑर्बिट नहीं। ऑर्बिट देखो पढ़ के आए हो आप, तो लेटर का ही कितना बड़ा फर्क है। देखो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम होगा तो क्या फार्मूला था? NH/2π। वो n से डिसाइड होता था। ऑर्बिट, ऑर्बिट जो है वो n से डिसाइड होता है। कंफ्यूजिंग हो जाता है, काफी ध्यान देना होता है। ऑर्बिट पूछेगा तो NH/2π, और बीटल पूछेगा तो √L+1 h/2π। जैसे एज एग्जांपल, जैसे हमें इसका निकालना है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर s। तो s से देखो, s के लिए l का वैल्यू कितना आएगा? 0। तो कितना सोल्व हो जाएगा? देखो 0. तो सारा 0 ही हो गया। फिर 0, 0+1 h/2π। किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है। अब यही देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर 1s पूछ लिया तो ये आ गया। लेकिन इसी का ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम पूछता तो क्या आता बेटा? देखो इसी का, वो किसकी वैल्यू से डिसाइड होता? n की वैल्यू से। n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1। तो उसका आंसर क्या देते हैं आप? ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम होता तो 1h/2π। लेकिन ऑर्बिटल पूछ लिया तो 0। इसी टाइप से देखो अगेन, सपोज मैं आपसे ये पूछूं कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर 3D, इसका निकालना है तो क्या आएगा बेटा? देखो d है तो l का वैल्यू कितना हो जाएगा? SPD2। l का वैल्यू 2 आ गया तो कितना सॉल्यूशन दोगे? देखो √2 h/2π। 2π. निकाल लोगे जितना पाएगा। कितना आ गया? 2 + 1 3 और 2 √6 आ गया। 106 h/2π। लेकिन इसी का वो कहता 3D का ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम,
ऑफ NH 3d, upon 2 pi. तो n से डिसाइड करते तो आ जाता 3h अपॉन 2 पाई, हाँ भाई सही। है ना। तो वी नीड टू फोकस ऑन द क्वेश्चन कि ऑर्बिट पूछ रहा है या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है। नेक्स्ट इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन सबशेल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल सबशेल में निकालने हैं आपको, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन सबशेल। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना है तो फार्मूला आ जाएगा एल एल प्लस वन, एल एल प्लस वन। अगर इसी में कहता मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, गिवन सबशेल, ट्वाइस कर देना बेटा, ट्वाइस कर देना, हमेशा डबल हो जाता है। तो 2l l प्लस वन। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लो मैं आपको बोल देता हूं नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन s सबशेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन s सबशेल। तो क्या फार्मूला होगा, देखो यही वाला होगा। s के लिए l का वैल्यू 0, तो कितना आ जाएगा, देखो 0 0 प्लस 1, 0 नहीं आएगा बेटा। देखो कैलकुलेशन बनाओ, ये क्या कर दिया हमने, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, कितना 0 आ रहा है। l का वैल्यू 2l प्लस 1 आया ना, फिर हमारा ये उल्टा कर दिया, 2l प्लस 1, ये ट्वाइस आ जाएगा। ये देखो ये कितना आ जाएगा फिर, 0 नहीं 2 0 प्लस 1 है ना, 2 0 प्लस 1 कितना आ गया 1। इसीलिए तो हम क्या कहते थे कि भाई s होगा तो s में सिर्फ 1 ऑर्बिटल होगा। जैसे मैं कहता कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन p सबशेल, तो l की वैल्यू कितनी आएगी p के लिए 1, 2 into 1 plus 1, 2 3. इंटू 1 प्लस 1, तो कितना आ गया आंसर 3। 3 आंसर। हाँ, दैट्स वाई हम क्या बोलते थे, अगर हमारे पास p है तो कितने ऑर्बिटल होंगे 3। ऐसे देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन d सबशेल कितना आ जाएगा बेटा, 2 into 2 2 plus 1, इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 2 इंक्रीज 5. होते जाते हैं ना, 5। 5 Clear? boxes। हाँ 5 बॉक्सेस आ जाएंगे। तो आप अब मुझे बता सकते हो, मैं देखो थियोरेटिकली क्वेश्चन पूछता हूं, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन g सबशेल। थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आपसे, हाउ मेनी ऑर्बिटल आर प्रेजेंट इन g सबशेल। तो देखो क्या होगा, 2 into 4 plus 1, S P D F G। L की वैल्यू 0 से स्टार्ट करोगे, 0 1 2 3 4, तो G के लिए कितनी लोगे L की वैल्यू 4, और आपको ऑर्बिटल निकालने हैं तो 2l प्लस 1, तो 2 इंटू 4 प्लस 1 कितना आ गया, देखो 9। कर लोगे बेटा अब ये। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल, ये ध्यान देखना, ये सब शेल में निकाल रहे हैं अपने। ये आपका सेकंड क्वांटम नंबर है। तो सेकंड क्वांटम नंबर जरा रिपीट कर दो एक बार। सेकंड क्वांटम नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करो, किसके बारे में बताता है, रिपीट करो बेटा। सबसे पहले किसके बारे में बताएगा ये, सबशेल। सब शेल के बारे में। सब शेल का मतलब क्या, SPD F के बारे में। इनकी वैल्यू हम डिसाइड करेंगे, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, मतलब 0 से n-1। एक्चुअली जैसे ही हमें SPDF पता लग गया तो ये साइज हो गया, ये शेप हो गया। तो ये किसके बारे में बताता है हमें, शेप्स के बारे में, शेप ऑफ शेल। हाँ, फिर एनर्जी भी बता सकता है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बता सकता है, और फिर इससे हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी काउंट कर सकते हैं सब शेल में। नेक्स्ट बेटा थर्ड था क्वांटम नंबर, तो सारा इलेक्ट्रॉन का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल का क्या फॉर्मूला होगा,
ट्वाइस कर दो, ये 2l+1 का ट्वाइस कर दो, ये किया ना हमने। ऑर्बिटल, जितना ऑर्बिटल आता हो ना कभी भी, उसका डबल कर दिया करो। यस सर। ओके, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, क्लाइंट छूट गई है। एक मिनट बेटा, मैं अभी कर रहा हूं। मैं ये बता रहा था ना, ये फार्मूला, ये देखो, ये था आपका, ये वाला पॉइंट यही था ना, मैक्सिमम नंबर Yes, ऑफ sir. इलेक्ट्रॉन इन गिवन सबसेल, तो ट्वाइस कर देंगे, 2l+1। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एग्जामिनर आपका माइंड घुमा सकता है, 2 × 2 4l+2, ऐसे भी तो लिख सकते हो। ओके सर। तो बेटा ये सेकंड क्वांटम नंबर था, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपका। थर्ड है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हमें बताता है, इट टेल्स अबाउट द ऑर्बिटल्स। पहले वाला मेन शेल बताता है, दूसरे का सब शेल, तीसरा ऑर्बिटल। इट टेल्स अबाउट द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का मतलब होता है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका ओरिएंटेशन किधर है, एक्स एक्सिस पर है, वाई पर है, जेड पर है। तो इट टेल अबाउट द ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल मतलब ओरिएंटेशन। और इसका जो वैल्यू होगा, इट टेल अबाउट द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब जैसे मान लो एस है, तो एस तो हो गया एज एग्जांपल एस, लेकिन पी है तो पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, ऐसे बताएगा अपने, विद ओरिएंटेशन बताएगा कि डायरेक्शन क्या है। तो इट टेल्स अबाउट द ऑर्बिटल ओरिएंटेशन, और क्या बोल सकते हो, डायरेक्शन। अब पी एक्स, पी वाई, पी जेड बता दिया इसने, तो इसकी वैल्यू डिसाइड की फिर साइंटिस्टों ने। इट्स वैल्यू डी में भी कर सकते हो, जैसे पी एस, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, डी में 5 है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्र वाई स्क्र, डी जेड स्क्र, मतलब ये डायरेक्शन बता रहा है, एक्स वाई आ रहे हैं देखो। इससे इसका वैल्यू जो डिसाइड किया गया है, इट्स वैल्यू -l to 0 + l डिसाइड की गई है। l से डिसाइड किया गया, -l से 0 से +l तक। कैसे? सपोज आपका s है, अब सपोज s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 0? जीरो। नहीं, 0 बेटा। जीरो। s के लिए l का वैल्यू ऑलवेज 0। l की वैल्यू 0 है तो 0 ही रहेगा ना, -+1 तो आएगा नहीं। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी? 0। तो कभी भी s ऑर्बिटल आ जाए तो m का वैल्यू आपने 0 लेना है। अगर p ऑर्बिटल आ जाए, देखो p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल में l का वैल्यू कितना होगा? 1। 1। अब 1 होगा तो इसके लिए देखो p जो है, m की वैल्यू तो 3 आएंगी, क्योंकि -1 0 +1 0+1। दैट्स वाई हम बोलते हैं p ऑर्बिटल एक्चुअली 3 होते हैं। तो ये 3 क्यों आए, अब देखो इसको एक्सप्लेन करते हैं अपने। इसका मतलब जो p है वो p x भी है, p y भी है, p z भी है। तो आप एक काम करो, सपोज आप 3 बॉक्स बनाओ। अब 3 बॉक्स बना के इनकी वैल्यू डिसाइड करो m की। तो -1 0 +1 लिख सकते हो, या +1 0 -1 बोल सकते हो। इसमें से जो आपका बेटा z वाला है, इसको हटाओ एक बार, जो आपका z वाला है, z, उसकी 0 वैल्यू लेनी है। तो ये pz के लिए आ जाएगा। इनको कुछ भी दे दो, एक को px दे दो, एक को py दे दो।
जैसे मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल, क्या आंसर बोलोगे? 0. 0. अगर मैं बोलूं विच ऑफ द पी ऑर्बिटल हैज 0 वैल्यू ऑफ एम? PZ. PZ. पीजेड। तो एस के लिए भी एम का वैल्यू 0 और पीजेड के लिए भी 0। और पीएक्स के लिए क्या वैल्यू दोगे एम का? +1 Plus भी दे minus सकते हो, 1. -1 भी दे सकते हो, दोनों ठीक है बेटा। +1 भी एंड -1 भी। अगेन देखो, फिर आओ आप, जैसे डी ऑर्बिटल है आपके पास, सपोज टी ऑर्बिटल्स। अब डी ऑर्बिटल 5 होते हैं, बिकॉज एल का वैल्यू देखो 2, तो एम की वैल्यू तो 5 बन गई ना। -2 -1 -1 0 0 +1 +1 +2. +2। तो आप कैसे डिसाइड करोगे? आपके पास आप ऐसे 5 बॉक्स बना लो। वैल्यू दे दो एम का, -2 -1 0 +1 +2, या +2 +1 0 -1 -2। अब कौन कौन से वाले देखो, डी ऑर्बिटल टोटल देखो आपके पास होते हैं dxy, dyz, dzx, dx2y2 और dz2। तो जो प्योर z वाला है उसकी m की वैल्यू 0 दो उसको। तो प्योर z किस में है देखो, कौन से वाले में सिर्फ z है बेटा? D. The इसमें है ना Z square. dz2। तो ये 0 वाली वैल्यू जो देंगे वो dz2। Z square. अब जो आसपास वाली है जिसमें अभी भी z आ रहा है उसको दे दो। xy में तो z नहीं है, yz में है, zx में है, तो इसको कोई भी मर्जी दे दो, इसको dyz बोल दो, इसको dz। अब जो लास्ट वैल्यू रहेगी जिसमें z नहीं है उनको दे दो, किसी को कोई भी दे दो, dxy dx2 y2। सपोज मैं आपसे पूछूं कि m सर का, Z हमेशा 0 को क्यों देना है? वो असाइन साइंटिस्टों ने कर रखा है, वो तो कोड बना रखे हैं ना कि पहचान करने। जैसे मैंने क्या बताया था, एड्रेस होता है, तो एड्रेस में हमारे क्वार्टर नंबर बना रखे होते हैं भाई। जैसे कह देते हैं जे का 1 नंबर हाउस, तो बना लिया ना, कोड बना लिया ना हमने, जे का 1, जे ठीक ब्लॉक है का सर। 1, इसलिए हमने असाइन कर रखे हैं। तो अब मैं आपसे पूछूं कि भाई m की वैल्यू 0 किस किस ऑर्बिटल के लिए आई है? m का वैल्यू 0 किस किस के लिए आया हुआ है? dz square. DZ square. DZ square. देखो काफी सारों के लिए आया है। s के लिए भी है, ये देखो PZ. s के लिए भी m का वैल्यू 0। फिर p वालों में कौन से वाले के लिए? pz के लिए DZ आया है। के फिर लिए। d वालों में देखो किसके लिए आया है? DZ dz square के के लिए। लिए. तो याद रखना है, ये आपको याद करने वाली चीज है। क्लियर? सर. Yes sir. हाँ बोलो बेटा। सर जो ये p ऑर्बिटल का रेंज है, ये मतलब +L से 0 से लेके -L हो सकता है? हाँ वो तो हमारा असाइन करना है, हमें माइनस से प्लस की तरफ चल जाए, चाहे प्लस से माइनस की तरफ चले जाए। जैसे सपोज px है, इधर देखो मैंने px लिखा है, तो px का आंसर क्या दे सकते हो? -1 भी दे सकते हो या +1 भी दे सकते हो। +1 दे सकते हैं, ऐसे py का +1 भी दे सकते हो और -1 भी दे सकते हो। -1 दे सकते वो तो ऐसे बना दिया कि आपको याद रह जाए, इसलिए मैंने ऐसे बॉक्स करके बना दिए। हैं। क्लियर? यस सर. और बेटा लास्ट क्वांटम नंबर है आपका, एक लास्ट क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। लेकिन उससे पहले देखो एक प्रॉब्लम करते हैं नोट। अब ये जो n l और m है, m क्वांटम नंबर, मैंने अभी बात लिखाई थी, आर डिराइव्ड फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स। ये मैंने आपको बोला है कि ये कहां से डिराइव हुए हैं? क्वांटम मैकेनिक्स, मतलब साई से। एक्चुअल में इसका मतलब साई का सही रिप्रेजेंटेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, सही रिप्रेजेंटेशन बेटा ये है साई एन एल एम। मतलब यहां पर साई के ऐसे छिपा, ऐसे क्वेश्चन देगा वो आपको, इस क्वेश्चंस के अंदर एन एल और एम की वैल्यू छुपी होगी। जैसे एज एग्जांपल मैं आपको बोल दूं कि साई 420 साई 420, तो कौन सा ऑर्बिटल है? देखो डेजिग्नेशन दो, प्रोवाइड द डेजिग्नेशन ऑफ ऑर्बिटल। कैसे दोगे? देखो तो इसका मतलब साई है ना, ये किसकी वैल्यू आ रही है? एन एल एम
कंपेयर हाँ, करो N बेटा, है ना। तीन इनका से 4 है। n का वैल्यू कितना आ गया 4। 4, इजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये किसकी वैल्यू है देखो, सेकंड वाली L का 2, l Azimuth है। l की वैल्यू 2, तो l की वैल्यू 2 है तो कौन सा ऑर्बिटल हो गया, सर D, D। e। क्लियर हो गया। अब देखो ये वाली वैल्यू किसकी है, जीरो वाली m की। तो d में m की वैल्यू किसकी जीरो थी, d z Z स्क्वायर की। तो स्क्वायर। ओवरऑल आंसर क्या आ गया ना आंसर आपका। यस सर। तो क्या आंसर दोगे देखो, तो आंसर क्या हुआ हमारा 4DZ²। 4DZ²। जैसे मैं ये देता 321, सपोज ये दे दिया, क्या आएगा आंसर 3। 2 की है तो इसका मतलब कितना हो गया, जैसे 301 कर देता हूं, चेंज कर देता हूं इस बार 30। सर 3S। S, N की नहीं वैल्यू 300 तो होगा नहीं, 300 होगा 300। तो देखो क्या आ गया 3SPZ। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0 और m की वैल्यू 0। तो l की वैल्यू 0 है तो s आ गया, और s की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है, नॉन डायरेक्शनल होता है, इसलिए Yes. m का वैल्यू भी 0। आंसर क्या हो जाएगा 3। 3S। समझ गए। तो ये जो तीनों क्वांटम नंबर है ये आपका क्वांटम मैकेनिक्स से ड्राइव हुआ है, लेकिन बिकॉज तीनों प्लेस बताता है। प्लेस क्या बताता है मुझे बताओगे, एन कौन सा प्लेस बताता है, एन बनाता है मेन एनर्जी लेवल, एल बताता है सब एनर्जी लेवल, एम बताता है ऑर्बिटल। डायरेक्शन 3D में पता लग जाती है हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ रखे हुए हैं। लेकिन फोर्थ जो है क्वांटम नंबर वो प्लेस नहीं बताता, वो इलेक्ट्रॉन का सर स्पिन इसे बताता थोड़ा स्क्रॉल कर देना, स्क्रीनशॉट लेना है। है। हाँ हाँ बेटा। तो हमारे पास इस टाइप से हमारे पास एक फोर्थ क्वांटम नंबर और आता है, जो फोर्थ है लास्ट वाला क्वांटम नंबर, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। ये क्या बताएगा, इट टेल्स अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो क्या हो सकता है, दैट इज या तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जैसे स्क्रू घूमता है, स्क्रू या तो क्लॉकवाइज घुमाओ उसको आप, या एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए इसकी जो दो वैल्यू डिसाइड की है हमने, सर स्पिन, -½ एंड +½ हाँ -r एंड +½ s इज इक्वल टू प्लस या -½ दो वैल्यू है, +½ या -½ जैसे अकेला इलेक्ट्रॉन है ना, एज एग्जांपल मैंने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया यहां पर, मैं आपसे पूछूं इसका वैल्यू क्या होगा इसका, तो कोई सा भी दे सकते हो बेटा, +½ भी दे सकते हो एंड -½ भी दे सकते हो। लेकिन अगर दो इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, तब हम कहते हैं कि एक का +½ और दूसरे का -½ अदरवाइज तो वो तो एक दूसरे से डिफरेंस करने के लिए प्लस माइनस लगाया ना, है तो स्पिन, और स्पिन कोई नेगेटिव चीज थोड़ी होती है। स्पिन स्पिन होगा किसी एक डायरेक्शन में होगा, प्लस माइनस तो डायरेक्शन डिसाइड करने। मैंने अकेला इलेक्ट्रॉन रख दिया तो कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। तो अकेला इलेक्ट्रॉन हो तो स्पेशली इट शुड बी कीप इन माइंड कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख रहे हो और अकेला इलेक्ट्रॉन है, देन यू कैन गिव +½ और -½ बोथ आर करेक्ट, प्लस या माइनस दोनों दे सकते हो आप। इससे हम देखो क्या पता कर सकते हैं, एक तो हमें स्पिन पता लगेगा, स्पिन पता लगेगा तो मोशन तो स्पिन वाले का भी होता है, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम पता कर सकते हो इससे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। वहां एल था यहां एस लग देना, वहां एल +1 था यहां एस +1 कर देना, h/2π स्पिन एंगुलर। ये ध्यान रखना, यहां ऑर्बिटल नहीं है, ये स्पिन है, स्पिन एंगुलर मोमेंट। और एक यहां से निकाल सकते हो आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये एक टेक्निकल टर्म है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इसका फार्मूला होता है 2s+1, s मतलब टोटल स्पिन। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे, देखो एज एग्जांपल, सपोज मेरे पास क्या है कि ये 3 ऑर्बिटल है और मुझे 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं बेटा, तो मैंने 2 यहीं रख दिए। तो अब देखो स्पिन कितना निकलेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन का कितना दें, सपोज +½ और इस वाले इलेक्ट्रॉन का
माइनस हाफ, तो टोटल एस कितना आ गया, प्लस हाफ और माइनस हाफ 0। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई एसएम 1 तो फार्मूला लगा देंगे 2 इंटू 0 प्लस 1 मतलब 1। यहां 1 ना बोल के सिंगल बोलेंगे, सिंगलेट। इसके लिए टेक्निकल टर्म, जब दोनों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएंगे तो इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी सिंगल आएगा, इसलिए इस टर्म को बोलेंगे सिंगलेट है ये। अगर आप देखो इसको ऐसे रख दिया तो इसी चीज को अपने ऐसे रख देते हैं, दोनों को अलग अलग रख देते हैं। एक इधर एक इधर। अब देखो, अब सिर्फ मैग्नीट्यूड लोगे, अब प्लस माइनस देने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला था ना अकेला इलेक्ट्रॉन हो, तो अकेला इलेक्ट्रॉन होता है तो सिर्फ हाफ लिखना होता है, चाहे प्लस हाफ लिखो चाहे माइनस हाफ। तो अब देखो, अब दोनों का सेम साइन लेके सोल्व कर रहा है, मैग्नीट्यूड लेना है सिर्फ। तो पहला आप लोगे प्लस हाफ, दूसरा भी लोगे आप प्लस हाफ, माइनस नहीं लेना, अब प्लस हाफ। तो टोटल एस कितना हो गया देखो, हाफ और हाफ 1। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो, क्या फार्मूला होगा 2s प्लस 1। तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना सम आया बेटा देखो, 2 इंटू 1 3। 3 को 3 नहीं बोल के ट्रिपलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट। तो ये क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन एक साथ रख दिए तो सिंगलेट, मतलब सिंगलेट स्पिन मल्टीप्लिसिटी आई। दो अलग अलग रख दिए तो ट्रिपलेट। तो ज्यादा स्टेबल जो होगा वो ट्रिपलेट होगा, कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन दूर दूर है। यहां सिंगलेट में दोनों इलेक्ट्रॉन पास पास आएंगे तो रिपल्सन होगा इसके कंपैरिजन में। इसलिए हम आगे चल के एक रूल पढ़ते हैं ना, स्पिन क्या था उसका नाम, हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। वो मल्टीप्लिसिटी का मतलब था पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरो, अलग अलग भरो, उससे ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। तो ये जो होगा ट्रिपलेट जो होगी मोर स्टेबल देन सिंगलेट आएगा आपको। तो ये बेटा हमारा आज हमने पढ़ा है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर 4 टाइप्स के हैं। एक्चुअली ये क्या करते हैं, इस टेल अबाउट द इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एड्रेस एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बीच बीच में फार्मूले हैं कई, तो इस पर बेस्ड में फिर आपको आई विल गिव यू नेक्स्ट डीपीपी फॉर दैट। तो आप इसको करना है। और जो आपका टेस्ट होगा उस टेस्ट में आपको आज वाले टॉपिक से पहले तक का आएगा। आज वाला टॉपिक नहीं डालूंगा टेस्ट में, क्योंकि टेस्ट मैंने पिछले बना दिया है। तो अभी आपका टेस्ट जो होगा उस टेस्ट के अंदर में आज वाला क्वांटम नंबर नहीं डालूंगा मैं उसके अंदर, क्वांटम नंबर से पहले अनसर्टेनिटी तक आएगा। हाइजेनबर्ग भी नहीं, डी ब्रोगली तक जो लास्ट क्लास। सर टेस्ट कब है? ये बेटा आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगा, यहाँ आ गया होगा उसमें देखो। हाँ हाँ बोलो बेटा। 12 तारीख को सर आज मेरी पहली क्लास थी, मतलब कोई बात नहीं बेटा, आप एक बार प्रैक्टिस के उस पे दे देना, जितना भी आपको आता हो ना पुराने वाले पे दे देना, है ना। और अब क्या करना, उसकी बजाय या आप वो टेस्ट देने की बजाय पुराना प्रैक्टिस कर लेना, सिर्फ आइडिया लग जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आता है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में हेल्प मिलेगा। और दूसरा लेक्चर है अवेलेबल, सर कल का आया ही नहीं पुराने था वाले उस ना, दिन। बहुत थ्योरी उसमें मैंने पढ़ाई है। तो वो लेक्चर आप देख, लेक्चर अवेलेबल है अपने, तो वो लेक्चर आप जो है वो देख लेना। जो चीज नहीं आए तो मैं व्हाट्सएप नंबर मेरा है, तो उस पर आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर है 9929191327। वो लेक्चर आप उस पर देख लेना ऑनलाइन। जो भी चीज अनक्लियर हो जाए मेरे से अलग से पूछ लेना फिर, ठीक है बेटा। और कोई न्यू स्टूडेंट हो तो उसने भी ऐसा ही करना है बेटा। लेकिन सर आज राइट हाँ हाँ बोलो। सर राइट साइड का स्क्रीनशॉट लेना था। राइट साइड का, यस सर। मैं इधर कर देता हूँ बेटा। ये न्यू स्टूडेंट बेटा, आज वाला तो समझ आ गया ना सारा? जी सर आज का पूरा समझ में आ गया। ठीक है बेटा, उसको आज वाले से कंटिन्यू कर लेना, फिर पीछे वाला पढ़ते जाना साथ में। जो चीज नहीं आए, कोई ज्यादा नहीं हुआ है, 1-2 टॉपिक हुए हैं, तो वो है भी इजी, कोई मुश्किल नहीं है, वहां देख लेना, नहीं आया तो पूछ लेना। ठीक है सर यस सर जो आपने अभी वो रिलेशन नहीं बताया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का, फिजिक्स में भी होता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेन, हाँ 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 तो सर उसमें आपने लिखा है डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी, हाँ, मतलब एनर्जी और टाइम। हाँ सर, तो वो एच बार लिखा है, एच बार 2 नहीं होगा? हाँ, h/2 ऑर्डर वही हो जाएगा ना, h/2 के सिंपल मल्टीपल में हो जाएगा। वहां h/4 कर दें तो भी ठीक है, अगर वो h बार लिख दें तो भी ठीक है उसमें। h/4 तो सर h बार बाय 2 होगा ना? हाँ h बार बाई 2 है। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर बाई चांस नहीं दिया हो वो h बार भी दिया हो तो ऑर्डर वही रहता है, इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेट लिखा है उसमें, देखो आप
अच्छा, हाँ हाँ हाँ, है ना। कई बार ऐसा है कि क्वेश्चन आए हुए हैं कि उसने h अपन 4 पाई नहीं लिखा, h बार लिख के छोड़ दिया, तो इक्वेट नहीं करेगा, अप्रोक्स कर देगा फिर वो। अच्छा, ठीक है बेटा, यस सर। ठीक है बेटा। नाउ आई एम लिविंग, सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट लेसन। थैंक यू, सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। Thank you, sir. हाँ हाँ बोलो बेटा, बोलो। हाँ कुछ पूछना चाहते हो बेटा, बोलो। No, sir. नो सर।